गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज अपन बात करेंगे परासरण के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। देखो, इस ऑस्मोसिस जो शब्द है या जो ऑस्मोसिस जो वर्ड है, एक बेटा ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। और जो ऑस्मोस से बना हुआ है, किससे? ऑस्मोस से बना हुआ है। और ऑस्मोस का मतलब होता है इम्पल्स या एपुशिंग, एपुशिंग या इम्पल्स। ठीक बेटा, देखो जो ये परासरण शब्द है, इसकी जो खोज है बेटा, ये परासरण शब्द, वह परासरण की जो खोज है, परासरण शब्द, वे परासरण की खोज, परासरण की खोज एक वैज्ञानिक के द्वारा की गई, जिसका नाम है बेटा एवे नॉलेट। क्या नाम है? एवे नॉलेट। लेकिन परासरण की क्रिया का जो विस्तृत अध्ययन है वो बेटा ट्रॉवे व ड्यूटेरोचेट ने किया था। किसने? परासरण की विस्तृत क्रिया का जो अध्ययन है या परासरण का विस्तृत अध्ययन किसने किया? ट्रॉवे व ड्यूटेरोचेट ने किया। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में विसरण पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? विसरण। विसरण का मतलब है कि जो पदार्थ के जो अणु हैं वो उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं। यहां पर भी यही है। यहां पर क्या है कि जो पदार्थ के अणु हैं वो उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं। लेकिन जो हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन है और जो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, उनके मध्य में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्थात जो परासरण है एक प्रकार का क्या है बेटा? विसरण क्रिया है। क्या है बेटा? ये जो परासरण है वो एक प्रकार की विसरण क्रिया है। लेकिन इस विसरण क्रिया में, कौन सी विसरण क्रिया में? परासरण विसरण क्रिया में बेटा दो तंत्रों के मध्य में, दो तंत्रों के मध्य में सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना क्या होता है बेटा? आवश्यक होता है। ठीक है ना? देखो, अर्ध जो पारगम्य झिल्ली है एक ऐसी झिल्ली है जो विलय के अणुओं को तो जाने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को पार नहीं करने देती। वो क्या क्या कहलाती है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब सुनो, परासरण को परिभाषित कैसे करेंगे बेटा? मैंने अभी आपको बताया कि किसके? जल या विलायक के अणुओं का, जल या विलायक, जल या विलायक का बेटा किधर से? उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर, निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर
अर्ध पारगम्य झिल्ली में से, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से पारगमन या गति क्या कहलाती है बेटा? परासरण कहलाती है। परासरण एक क्रिया है जिसमें जल या विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली में से अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर पारगमित होते हैं या बेटा क्या करते हैं? गति करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। देखो विसरण में कोई झिल्ली नहीं थी, वहां पर मुक्त रूप से जो द्रव के, ठोस के या जो गैस के अणु थे वो मुक्त रूप से बेटा उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति कर रहे थे। लेकिन परासरण में क्या है? किसके? जल या विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली में से या अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वो बेटा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। अब इस परासरण का अपन प्रदर्शन करेंगे एक प्रयोग के द्वारा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। एक ही प्रयोग बताऊंगा मैं, वैसे कई और प्रयोग भी हैं। देखो बेटा अपन लेते हैं एक थिसिल कीप। क्या लेते हैं? एक थिसिल कीप लेते हैं। इस प्रकार की एक लंबी नली वाली थिसिल कीप को लेते हैं और उसको अपन उल्टा लेते हैं। क्या करते हैं? उल्टा लेते हैं। ये अपने पास थिसिल कीप है, इस प्रकार का इसका शीर्ष भाग चौड़ा होता है। ठीक है बेटा, अपन ने क्या किया? इसको उल्टा ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं? इसका जो मुख है इस पर बेटा अपन क्या बांध देते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली को बांध दिया जाता है। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में क्या, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में या तो अपन लेते हैं बेटा पार्चमेंट पेपर, क्या लेते हैं? या अपन गॉट ब्लेडर लेते हैं। गॉट ब्लेडर लेते हैं। जो बकरे के आशय की जो भित्ति है उसको झिल्ली को लिया जाता है, वो किसका कार्य करती है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या करती है? कार्य करती है। यहां पर अपन ने क्या बांध दिया? पार्चमेंट पेपर या गॉट ब्लेडर। और पार्चमेंट पेपर या जो गॉट ब्लेडर है ये किसका कार्य करता है बेटा? अर्ध पारगम्य झिल्ली का। किसका? अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या करता है? कार्य करता है। अब इसमें किसमें? जो ये थिसिल कीप है इसमें अपन भर देते हैं शुगर सॉल्यूशन। क्या भर देते हैं बेटा? इसमें एक अंकन तक क्या भर दिया जाता है बेटा? शुगर सॉल्यूशन भर दिया जाता है। ठीक है ना, पूरी इसमें शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं, अर्थात शर्करा प्लस जल। ठीक, अपन ने इसमें भर दिया शुगर सॉल्यूशन। अब देखो क्या करते हैं? अब इसको रखा जाता है पानी से भरे बीकर में। किसमें रखते हैं? एक पानी से भरे बीकर में रखते हैं। यहां पर आपने क्या भर दिया? इसमें बीकर में जल। क्या भर दिया बेटा? जल। ठीक, अब सुनो, अब इसको रोकने के लिए कुछ तो चाहिए। एक स्टैंड की सहायता से, किसकी सहायता से? स्टैंड की सहायता से अपन इसको क्या कर देते हैं? इस प्रयोग को बेटा व्यवस्थित कर देते हैं।
ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ने प्रयोग को व्यवस्थित कर दिया। अब कुछ समय के बाद देखते हैं ना, ठीक है, यहां पर अपन अंकन कर चुके हैं। इसमें अपन ने क्या भरा है, देखो इसमें क्या है बेटा, शुगर सॉल्यूशन, शर्करा विलयन। ठीक, ये आपको क्या है ना, ये है बेटा थिसल कीप। कहीं पर ये थिसेल लिखा होता है, कहीं पर ये क्या लिखी होती है, थिसल कीप नली, है ना। ये क्या है, बीकर, और बीकर में अपन ने क्या भरा, जल, और ये क्या है बेटा, स्टैंड। ठीक है ना। अब सुनो, जब अपन इस प्रयोग को व्यवस्थित करके रख देते हैं तो बेटा कुछ देर बाद देखते हैं क्या होता है। इसके लिए मैं दूसरा चित्र बना रहा हूं। अब सुनो, इनमें इसमें क्या भरा था अपन ने, शुगर सॉल्यूशन। क्या भरा था, शुगर सॉल्यूशन। अब देखो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो बेटा क्या हो जाता है, यहां पर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, यहां पर अपन ने क्या लिया था, इसमें लिया था बेटा वाटर, जल लिया था। क्या लिया था, जल। ठीक है ना। ये तो इसमें जल है, इसमें ये बीकर है बेटा, ये इसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन, ये क्या है, थिसिल कीप। ठीक है ना। और ये जो नीचे लगी हुई है इसमें क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। जब कुछ समय के बाद देखते हैं अपन तो क्या होता है, तो जो जल होता है, जो जल के अणु होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से पार करके कहां पर पहुंचते हैं, शुगर सॉल्यूशन में। और शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो बेटा यहां पर तुलना कर रहे हैं अपन, एक तो जल है, अब एक तो बीकर में जल, और एक क्या, इसमें शुगर सॉल्यूशन में जो जल है वो जल किस में अधिक होगा, यहां पर जल की सांद्रता अधिक है, इसमें शुगर सॉल्यूशन में जल की सांद्रता क्या है बेटा, कम है। तो जल के अणु या विलायक के अणु, विलय के अणु नहीं, है ना, किसके, जल या विलायक के अणु, ये क्या करते हैं, यहां से, है ना, जल के अणु बेटा यहां से अर्ध पारगम्य झिल्ली में से पार करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, शुगर सॉल्यूशन में, जिससे शुगर सॉल्यूशन का जो स्तर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और तब तक पहुंचते हैं जब तक इस शुगर सॉल्यूशन में जल और बीकर में उपस्थित जल की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो क्या न हो जाए, बराबर न हो जाए। अर्थात समझ में आया ना, जल या विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर अभिगमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। इसके लिए दूसरा भी है एक प्रयोग, आलू का परासरण मापी, लेकिन अपन यहां पर केवल किसके बारे में, थिसिल कीप द्वारा, थिसिल कीप चित्र, थिसल कीप प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन। ठीक है बेटा, समझ में आया। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं।
अब बात करते हैं अपन परासरण के प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में बेटा? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण के प्रकार। देखो बेटा, जो परासरण है इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है बेटा अंतः परासरण। क्या है? अंतः परासरण, एंडो ऑस्मोसिस। और दूसरा है बेटा बहिपरासरण, एक्जो ऑस्मोसिस। अब इनको समझो बेटा। अपने पास एक कोशिका है, कोई भी कोशिका हो सकती है, पादप कोशिका ले रहे हैं अपन यहाँ पर। कोई भी कोशिका है, यदि कोशिका को अपन एक कोशिका है बेटा, और उस कोशिका को अपन रखते हैं अल्प परासरी विलयन में। किसमें? अल्प परासरी विलयन, या इसको अपन अधोपरासरी विलयन भी कहते हैं। अधोपरासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये कहोगे आप कि अल्प परासरी विलयन क्या है? देखो बेटा, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में क्या हो? कम हो। ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में क्या हो बेटा? कम हो, उसे क्या कहते हैं अपन? अल्प परासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प परासरी विलयन कहते हैं। जब किसी कोशिका को अपन अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, किस में रखते हैं बेटा? अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, तो बेटा क्या होता है? क्या होगा कि इसमें जो जल के अणु हैं, किसमें? अल्प परासरी जो विलयन है उसके जल के अणु किसमें प्रवेश करने लगते हैं? उस कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? उस कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अंतः परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लिया अपन ने लिया बेटा एक बीकर लिया, और उस बीकर में अपन ने भर दिया जल। क्या भर दिया? जल। ठीक, अब इस जल में अपन डाल देते हैं किशमिश। क्या डाल देते हैं? किशमिश। ठीक है, अब सुनो, अब क्या कुछ देर के बाद अपन देखते हैं तो क्या होता है? लगभग घंटे 2 घंटे के बाद जो बीकर है बेटा उसमें उपस्थित ये जो आपका इसके अंदर है जल, क्या है? देखो क्या होता है, जो किशमिश होती हैं वो क्या हो जाती है बेटा? स्फीत हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जो किशमिश हैं वो फूल जाती हैं, अर्थात जो जल है वो बेटा किसके अंदर प्रवेश कर जाता है? किशमिश के अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना? घोल से जो जल है वो किसमें प्रवेश कर गया? कोशिका में। तो उसे क्या कहते हैं अपन? अंतः परासरण। अब जस्ट अपोजिट इसका है। यदि किसी कोशिका को अपन किसको बेटा? कोशिका को, यदि अपन किसी कोशिका को किसमें रखें? अति परासरी विलयन में। किसमें? या सांद्र विलयन में। अति परासरी
विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या क्या बेटा कंसंट्रेट सॉल्यूशन सांद्र विलयन में रखें तो क्या होगा। देखो जो सांद्र विलयन है या अति परासरी विलयन किसे कहते हैं। देखो ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में क्या हो अधिक। ऐसा घोल जिसकी सांद्रता लिख देता हूं, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में क्या हो बेटा अधिक हो। क्या हो अधिक हो तो वो क्या कहलाता है अति परासरी विलयन। और यदि ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में बेटा क्या हो कम हो तो वो क्या कहलाएगा अल्प परासरी विलयन। और यदि दोनों की सांद्रताएं विलयन की बाहर की घोल की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता समान हो तो उसे कहते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं अब सुनो। अब क्या है कि ये अपन ने कोशिका ली है ना बेटा। अब जो कोशिका से जो जल है किससे बेटा जो कोशिका से जल है जो बाहर उपस्थित घोल में आने लगता है। क्या होता है कोशिका में जो जल है वो बेटा क्या होने लगता है बाहर निकलने लगता है। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं बहिःपरासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बहिःपरासरण कहते हैं। और जब उससे जल बाहर निकलेगा जो कोशिका है वो बेटा क्या हो जाती है जीव द्रव्य कुंचित हो जाती है। उसका जीव द्रव्य है वो क्या हो जाता है सिकुड़ जाता है। चलो एग्जांपल लेते हैं। देखो अपन ने लिया बीकर और बीकर में भर दिया। यहां पर तो आपने क्या लिया था बेटा वाटर ठीक है ना। ये रेजिन है किसमिस ठीक ये फूली हुई है ना टर्जिड है ये कैसी है फ्लैसिड है पिचकी हुई। अब सुनो ये अपन ने बीकर लिए एक बीकर लिया और इसमें भर दिया बेटा जल इसमें भर दिया अपन ने क्या भर दिया शुगर सॉल्यूशन। क्या भर दिया शुगर सॉल्यूशन। अब इस शुगर सॉल्यूशन में अपन ने डाल दिए अंगूर। क्या डाल दिए अंगूर। लगभग 3-4 घंटे के बाद देखते हैं अपन क्या होता है। ये जो अंगूर है बेटा ये जो अंगूर है ना वो पिचक जाता है। अर्थात ये पिचका क्यों क्योंकि इसमें जो उपस्थित जल था वो क्या हो गया बेटा बाहर निकल गया। और ये बाहर निकलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बेटा बहिःपरासरण कहलाती है। क्या कहलाती है ना। अंतःपरासरण का मैंने एग्जांपल बताया आपको। किसमिस को यदि जल में रखा जाए तो वो फूल जाती है अंतःपरासरण होता है। और बहिःपरासरण का मैंने आपको वो एग्जांपल बताया यदि अंगूर को अपन शर्करा विलयन में रख दें या अति परासरी विलयन में रख दें या सांद्र विलयन में रख दें तो क्या होगा उस अंगूर से उस कोशिका से जो जल है वो बेटा क्या होगा बाहर निकलेगा। और वही बाहर निकलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बहिःपरासरण कहलाती है। ठीक है फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ सुनो बेटा अब बात करते हैं अपन इस परासरण का महत्व क्या है। किसके बारे में परासरण के महत्व के बारे में। आपको मैंने बताया था परासरण एक प्रकार का एक भौतिक बल है जो पादपों के लिए क्या होता है बेटा आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो क्या क्या महत्व हो सकते हैं। देखो तो जल का अवशोषण होता है वो मूल रोमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा
जल का जो अवशोषण है बेटा वो मूल रोमों के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा होता है। और ये जो रूट हेयर है, जल का जो अवशोषण है वो कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? परासरण विधि के द्वारा करते हैं। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, जल का जो अवशोषण है वो किस पर निर्भर करता है? परासरण पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। बिना परासरण के जल का अवशोषण संभव नहीं है ना। विसरण के द्वारा भी होता है लेकिन परासरण भी क्या होता है बेटा? आवश्यक होता है। अब जब मूल रोम जल को अवशोषित कर लेते हैं तो ये जो जल है वो जाइलम के द्वारा पादप के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो परासरण विधि के द्वारा ही, किसके द्वारा बेटा? परासरण के द्वारा ही जल का पौधे के विभिन्न भागों में क्या होता है? वितरण होता है। जल का विभिन्न भागों में, जल का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण परासरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। अब देखो बेटा, परासरण में जो अंतः परासरण है वो कोशिका को क्या करता है? स्फीत करता है। क्या करता है बेटा? स्फीत करता है। तो कोशिका की स्फीति किस पर डिपेंड करती है बेटा? परासरण पर, है ना। यदि स्फीत है या फ्लैसिड है या टर्जिड है या फ्लैसिड है, वो किस पर डिपेंड करती है? परासरण की क्रिया पर। यदि अंतः परासरण होता है तो वो फूली हुई स्फीत हो जाती है, और यदि बही परासरण हो जाता है तो वो क्या हो जाती है बेटा? पिचकी हुई, है ना, फ्लैसिड हो जाती है, सलत। अब सुनो, जो तीसरा है कोशिका की स्फीति। कोशिका की स्फीति, स्फीति का मतलब है फूली हुई अवस्था, जिसे अपन टर्जिडिटी। कोशिका की स्फीति बेटा किस पर डिपेंड करती है? परासरण पर क्या करती है? निर्भर करती है। और स्फीति अवस्था के कारण ही, किसके कारण बेटा? स्फीति के कारण ही क्या होते हैं? कोशिकाओं में विभाजन होते हैं। अर्थात कोशिकीय क्रियाओं के लिए, कोशिकीय क्रियाओं के लिए कोशिका का स्फीत होना क्या होता है? आवश्यक होता है। अब सुनो अगला, इसका और क्या महत्व है। देखो, जो तरुण कोशिकाएं होती हैं, जो नई कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो वृद्धि है वो किस पर डिपेंड करती है? परासरण पर डिपेंड करती है। तरुण या नई तरुण कोशिकाओं की वृद्धि परासरण पर क्या करती है बेटा? निर्भर करती है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त देखो, पादपों में आपको पता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब वाष्पोत्सर्जन के लिए बेटा विसरण आवश्यक है। अब वाष्पोत्सर्जन तब होगा जब रंध्र खोलेंगे और बंद होंगे, ना। बंद हो गए तो वाष्पोत्सर्जन बंद, और रंध्र खुल गए तो बेटा वाष्पोत्सर्जन होता है, अर्थात जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो सुनो, वाष्पोत्सर्जन के समय, वाष्पोत्सर्जन के समय रंध्रों का खुलना व बंद होना, रंध्रों का खुलना व बंद होना किस पर डिपेंड करता है? परासरण पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? वाष्पोत्सर्जन के समय, ट्रांसपायरेशन के समय जो रंध्रों का खुलना व बंद होना
वो किस पर डिपेंड करता है? परासरण क्रिया पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब देखो कभी कभी क्या होती है स्थिति, जैसे गर्मियों में शुष्कन हो जाता है, सर्दियों में बेटा हिमीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्दियों में तो हिमीकरण अर्थात पादप कोशिकाओं में उपस्थित जो जल है बेटा वो जमने लग जाता है। और गर्मियों में क्या होता है? शुष्कन होता है ना, अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण जो पौधे होते हैं, पर्णें होती हैं, वो ड्राई होने लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं। अब हिमीकरण व शुष्कन से बचाने का जो कार्य है, हिमीकरण पौधों को हिमीकरण व शुष्कन से बचाने का कार्य कौन सी क्रिया करती है बेटा? परासरण करती है। परासरण क्रिया पादपों को हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। क्या बनाती है बेटा? प्रतिरोधी बनाती है। इसके अलावा आपको पता है जब फल परिपक्व हो जाते हैं, बीज परिपक्व हो जाते हैं, तो फलों के स्फुटन व बीजों के प्रकीर्णन में भी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? परासरण की क्या होती है बेटा? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो परासरण है, परासरण फलों व बीजों के स्फुटन, स्फुटन का मतलब फटना, व प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है बेटा फैलाव। प्रकीर्णन में क्या होता है बेटा? सहायक होता है ना। ये कुछ इसके परासरण के महत्व थे कि कौन कौन सी क्रियाओं को करता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मिटा रहा हूं। देखो बेटा यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है वो कौन सा? जो परासरण है वो क्या होता है? समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। अब बात करते हैं अपन पारगम्यता के बारे में, परमीबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? पारगम्यता, परमीबिलिटी। पारगम्यता। अब बताओ पारगम्यता किसे कहते हैं? देखो बेटा पदार्थों के झिल्ली के अंदर जाने, व लिख देता हूं मैं, कोई भी पदार्थ है, विशेषकर द्रव और गैस है बेटा, ठोस भी जा सकते हैं। पदार्थों के झिल्ली के अंदर, झिल्ली के अंदर जाने व बाहर आने, झिल्ली के अंदर जाने व बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पारगम्यता कहते हैं। ठीक, कॉमन सी बात है। जो आर पार जा सकता है वो पारगम्य है, जो आर पार नहीं जा सकता जिसके माध्यम से, वो क्या हो गया बेटा? अपारगम्य हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अब सुनो, झिल्ली के पदार्थों के झिल्ली के जाने, झिल्ली के अंदर जाने, सॉरी, झिल्ली के अंदर जाने व बाहर आने की प्रक्रिया को, अंदर जाने व बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? पारगम्यता कहते हैं। अब इस गुण के आधार पर जो झिल्ली है वो बेटा 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन सी हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, पारगम्य झिल्ली के बारे में। पारगम्य झिल्ली, परमीबियल मेम्ब्रेन, परमीबियल मेम्ब्रेन। देखो बेटा, ऐसी झिल्ली या वह झिल्ली जो विलेय व विलायक, ऐसी झिल्ली जो, लिख देता हूं यहां पर, चलो, ऐसी झिल्ली जो विलेय व विलायक ना दोनों को, दोनों अणुओं को क्या करती है, पारण प्रदान करती है, पैसेज प्रदान करती है। अर्थात कह सकते हैं ऐसी झिल्ली जिसके माध्यम से विलेय के कण भी क्या कर सकते हैं, पार हो सकते हैं, और विलायक के कण भी क्या हो सकते हैं बेटा, पार हो सकते हैं। वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय व विलायक दोनों के कण क्या हो सकते हैं, आर पार आ जा सकते हैं, या पारगमित हो सकते हैं, या पारण प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहते हैं ना। इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको, सेल वॉल कोशिका भित्ति। क्या, सेल वॉल कोशिका भित्ति। अब जो दूसरी भित्ति है वो है बेटा अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमीबियल, सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखो बेटा, ये ऐसी झिल्ली है जो कि विलायक के लिए, किसके लिए बेटा, विलायक के लिए तो कैसी होती है, पारगम्य, ठीक है ना। लेकिन उसमें से जो विलेय के कण हैं वो बेटा क्या नहीं हो पाते, पार नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते, पार नहीं हो पाते। अर्थात विलायक के लिए तो बेटा ये कैसी होती है, पारगम्य होती है, और विलेय के अणुओं के लिए ये कैसी होती है, अपारगम्य होती है। उस झिल्ली को अपन क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सेमी परमीबियल मेम्ब्रेन का उदाहरण बताया था ना, बताइए। एक तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हिंदी में लिख देता हूं, पार्चमेंट पेपर, ठीक। एक बकरे का आंस है, गॉट ब्लेडर, बकरे का आशय, गॉट ब्लेडर। इसके अलावा बेटा सेलोफेन जो झिल्ली है वो भी किसका कार्य करती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या करती है, कार्य करती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली उस झिल्ली को कहते हैं जिसमें विलेय के अणु तो क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु क्या नहीं हो सकते, पार नहीं हो सकते। वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब सुनो, तीसरी जो झिल्ली है बेटा वो है चयनात्मक या वर्णात्मक, चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली या इसको अपन अवकलनीय पारगम्य झिल्ली
सेलेक्टिव परमीवियल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमीवियल मेम्ब्रेन लिख देता हूं, सेलेक्टिव परमीवियल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमीवियल मेम्ब्रेन। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, क्या विशेषता है इस झिल्ली की। ये जो झिल्ली है जल या विलायक के अणुओं को, किसको बेटा, ये जो झिल्ली है जल या विलायक के अणुओं को तो क्या क्या होती है, उनके लिए पारगम्य, पूरी तरह क्या होती है, पारगम्य होती है। लेकिन जो जल में घुले पदार्थ हैं, जल में घुले पदार्थ अर्थात क्या हो गए बेटा, विलेय, जल में घुले पदार्थ या विलेय के लिए ये बेटा अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, अपेक्षाकृत क्या होती है, कम पारगम्य होती है। अर्थात विलेय के सभी अणुओं को ये आर पार नहीं जाने देती, कुछ विशेष आयन को, अणु को, परमाणु को, ठीक है ना, कुछ विशेष अणुओं को ही बेटा, है ना, किसके, वो भी विलेय के अणुओं को, कुछ विशेष विलेय के अणुओं को ही क्या होने देती है, वो पार होने देती है। उसे क्या कहते हैं अपन, चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या अवकलनीय पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो जल या विलायक के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य होती है, लेकिन जल में घुले पदार्थ या विलेय के लिए अपेक्षाकृत क्या होती है बेटा, कम पारगम्य होती है। उसे क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। देखो इसके उदाहरण देखो, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ना, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। बेटा जो कोशिका झिल्ली है वो चयनात्मक पारगम्य है, ठीक है। इसके अलावा टोनोप्लास्ट, जानते हो टोनोप्लास्ट, पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं, तो झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला है। अब बेटा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, या अंगक झिल्ली बोल सकते हैं उनको अपन, क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन अंगक झिल्ली। वो बेटा कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। अब चौथी है, वही कौन सी होगी, अपारगम्य झिल्ली। कौन सी, अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, परमीवियल मेम्ब्रेन। देखो बेटा ये तो आपकी समझ में आ गया होगा है ना, किसके आधार पर, विलेय व विलायक अणुओं के आधार पर ही अपन झिल्लियों के नाम रखे हैं। तो ये तो अपारगम्य है, ऐसी झिल्ली जो ना तो विलायक के अणुओं को पार होने देती है और ना ही विलेय के अणुओं को पार होने देती है, कठोर झिल्ली होती है। अर्थात ना विलायक के अणु भी क्या नहीं होते बेटा, पार नहीं होते, और ना ही विलेय के अणु पार होते हैं। ऐसी झिल्ली ये बेटा कैसी होती है, कठोर होती है। क्या होती है, ये जो झिल्ली है बेटा कैसी होती है, कठोर होती है। तो ऐसी झिल्ली जो ना तो विलायक को पार होने देती है ना विलेय को पार होने देती है, कोई भी पार नहीं होता, जिससे कोई भी पार नहीं हो सकता, कोई सा भी पदार्थ क्या नहीं हो सकता, आर पार नहीं जा सकता।
ठीक है बेटा, वो क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसके एग्जाम्पल पिछली बार एग्जाम में पूछे गए बेटा, है ना। इसकी जो एग्जाम्पल की बात करें तो आपने क्यूटिकल का नाम सुना होगा, उपत्वचा। ये जो क्यूटिकल है बेटा एक मोमी परत होती है जो मरुदविधि पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मरुदविधि पादपों में पाई जाती है। इसके अलावा और है, इसके काग का नाम सुना होगा, जो छाल होती है कॉर्क। जो कॉर्क है वो भी बेटा कैसी होती है? अपारगम्य होती है। इसके अलावा जो सुवेरिन वॉल होती है, क्या होती है बेटा? सुवेरिन जो भित्ति होती है वो भी बेटा कैसी होती है? अपारगम्य होती है। दोबारा से सुन लो, पारगम्यता किसे कहते हैं? पदार्थों के झिल्ली के अंदर जाने व बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारगम्यता। इसके आधार पर जो झिल्ली है वो 4 प्रकार की। पारगम्य झिल्ली वो झिल्ली है जिसमें विलेय व विलायक दोनों के अणु आर पार आ जा सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल शेल वॉल। अर्ध पारगम्य झिल्ली वो है जिसमें विलायक के अणु तो पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु बेटा पार नहीं जा सकते। अर्थात विलायक के लिए बेटा वो पारगम्य होती है और विलेय के लिए वो बेटा क्या होती है? अपारगम्य होती है। चयनात्मक इसके एग्जाम्पल पर्चमेंट पेपर है, बकरे का आशय है, शेलोफेन झिल्ली है। बात करते हैं चयनात्मक के बारे में। जो जल या विलायक के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य, जल या विलायक अणुओं के लिए वह झिल्ली जो जल या विलायक अणुओं के लिए अधिक पारगम्य होती है, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए अपेक्षाकृत क्या होती है? कम पारगम्य होती है। वो क्या कहलाती है? चयनात्मक पारगम्य कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है। इसके अलावा जो कोशिका के कोशिकांग या अंगक हैं उनके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, जिन्हें अंगक झिल्ली कहते हैं, वो सब कैसे होते हैं बेटा? चयनात्मक या अवकलनीय पारगम्य झिल्ली होती है। चौथी है आपकी अपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे ना तो विलायक के अणु पार हो सकते हैं और ना विलेय के अणु पार हो सकते हैं, अर्थात ये दोनों प्रकार के विलेय और विलायक दोनों के लिए क्या होती है बेटा? अपारगम्य होती है, उनको पारण प्रदान नहीं करती। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।